जो भी चीजें इंसान दुनिया में आने के बाद फील करता है उसी के बारे में ये ज्यादातर लिखा करती है। पहला उन्होंने अपना रिलीजियस लेक्चर दिया था कहाँ? बनारस में, इसलिए चैप्टर का नाम है सर्मन एट बनारस। इन्होंने बताया है कि कैसे फॉग किसी भी सिटी में अराइव करता है एंड सिट्स एट दी हार्बर। फॉग इतना पावरफुल है कि कई बार इतना ज्यादा फॉग हो जाता है कि यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान वहां तक नहीं देख पा रहा है। इट इज सो पावरफुल बट स्टिल इट कम्स वेरी क्वाइटली। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड द नेम इज sermon at Banaras, as well as we'll be reading a poem and the name is fog. तो यहाँ पर sermon at Banaras, बनारस नाम आप सबने सुना है, right? What is sermon? Teaching, giving a lecture. Which type of lecture? Religious lecture. So religious lecture को क्या बोला जाता है? sermon. और कहाँ पर दिया गया है? बनारस में। So, लिखा गया है बाय बेटी रेनशॉ, इंग्लिश राइटर और एडिटर थी ये, नोन फॉर एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल राइटिंग। और आप खुद जानते हैं ये चैप्टर किसके बारे में है? स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ही है। इंटरेस्टेड इन मॉरल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, लाइफ हो गई, डेथ हो गई, सफरिंग, विजडम, जो भी चीजें इंसान दुनिया में आने के बाद फील करता है उसी के बारे में ये ज्यादातर लिखा करती है। फोकस करती हैं ह्यूमन सफरिंग्स के ऊपर, इम्पर्मनेंस ऑफ लाइफ, डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। जितना जल्दी हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, इट विल बी गुड फॉर अस। कोर मैसेज ऑफ द लेसन इज अटैचमेंट लीड्स टू सॉरो एंड एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस। स्टाइल क्या है इनकी राइटिंग का? सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, स्टोरी बेस्ड टीचिंग, कहानी के रूप में ये स्टोरीज को समझाती हैं, easy for students to understand. So let's start with the chapter. गौतम बुद्ध कौन है? कौन है? एक्चुअली में गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। Began life as a prince in northern India. At the age of 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred स्क्रिप्चर्स। पढ़ने के लिए इनको बाहर भेज दिया गया। 4 साल बाद when he returned home to marry a princess, they had a son and lived for 10 years as befitted royalty। 10 साल तक इन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करा, अपनी रॉयल्टी को एंजॉय करा। At about the age when he was around 25, the prince shielded from the sufferings of the world। जितनी भी प्रॉब्लम्स दुनिया में हैं उससे वो बचे हुए थे। कैसी प्रॉब्लम्स? वेल्थ एंड हेल्थ का तो कोई क्या ही कर सकता है, बट हाँ नहीं, और किस टाइप की सफरिंग हो सकती है एक्सेप्ट वेल्थ? मनी इज वेल्थ? नो। हाँ, दुख हो सकता है किसी और तरीके का, कोई परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, हर चीज से वो दूर थे। पर एक दिन बाय चांस वो कहीं बाहर निकले हंटिंग पर और उनको 4 चीजें दिखाई दी। द फर्स्ट वन वाज अ सिक मैन एंड देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। व्हाट इज अ फ्यूनरल प्रोसेशन? हाँ, एंड फाइनली अ मॉन्क begging for alms। alms मतलब समथिंग, फूड, क्लोथ्स, एनीथिंग, उसको कुछ चीज की मांग कर रहा था। ये सारी साइट्स देखकर, ये सारे सीन्स देखकर वो इतना ज्यादा टच हो गया उसका, जो एकदम लाइक ही वाज लाइक कि यार ये सब भी दुनिया में है क्या? इन सब से तो मैं कभी चीजों से मिला ही नहीं, कभी मैंने इनको जाना ही नहीं। सो ही वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। व्हाट इज एनलाइटनमेंट? क्या होता है एनलाइटनमेंट? हाँ, अच्छा, किसी भी चीज की विजडम, नॉलेज को गेन करने के लिए। क्या आपको आज हर चीज की नॉलेज है? रिलीजियस नॉलेज क्या आप में ज्यादा है? दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे चीजों को एक्सेप्ट करना है, क्या आपको पता है? नहीं।
पर वो इन सारी चीजों को रियलाइज करने के लिए, समझने के लिए बाहर निकले दुनिया में. Concerning the sorrows he had witnessed, he wandered for 7 years. 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे. While being a prince, still वो अपने किंगडम में नहीं गए. 7 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए. और फाइनली आकर एक दिन वो कहां पर आके बैठ गए? एक पीपल ट्री के नीचे आके बैठ गए. और थोड़ी ही देर बाद उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि अब मैं एनलाइटेंड हो चुका हूं, मतलब मुझे ऑलमोस्ट दुनिया की सारी चीजों के बारे में ज्ञान मिल चुका है. सो उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री. बोधि मतलब बुद्धि, और बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस. जहां से बैठकर उनको विजडम का गेन हुआ, तो उन्होंने उसी पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री. समझ में आ गया यहां तक? Began to teach and share his new understandings. अब टीचर्स क्या करते हैं? पहले उन्होंने खुद ने पढ़ाई करी, फिर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. वैसे ही सेंट्स क्या करते हैं? पहले खुद नॉलेज ले लेते हैं, फिर लोगों में वो नॉलेज बांटते हैं. सो उस दिन से ही उसको जाना गया एज अ नेम बुद्धा. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन. पहला उन्होंने अपना रिलीजियस लेक्चर दिया था. कहां? बनारस में. इसलिए चैप्टर का नाम है सर्मन एट बनारस. That sermon has been preserved and is given here at Dipping Ganges River. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable kind of suffering मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप कभी समझ नहीं सकते हो. कीसा गौतमी. एक छोटी सी स्टोरी है एक लेडी के बारे में, जिससे चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक कीसा गौतमी है जिनका एक बेटा था, और उस बेटे की बहुत ही छोटी एज में, बहुत ही यंग एज में डेथ हो जाती है. सो ऑब्वियसली एक मदर उसको बेयर ही नहीं कर पा रही है. इन हर ग्रीफ, वो इतने दुख में थी कि वो अपने बेटे को उठाकर हर घर में गई और सबसे आके बोला कि प्लीज मुझे इसके लिए कोई दवाई दे दो. बट शी वॉज नॉट aware, she was not understanding the fact कि her son was not alive. वो मानने को तैयार ही नहीं थी. So asking them for medicine and the people said कि ये अपने senses खो चुकी है. लोग तो यही बोल रहे हैं कि I cannot give you medicine for your child, but मुझे पता है कि एक physician है. Finally उसने एक पर्सन ने उसकी मदद करी और बोला कि एक फिजिशियन है जो आपकी मदद कर सकता है. उसने बोला प्लीज प्लीज मुझे उसका नाम बता दो. एंड ही सेड साक्या मुनि, द बुद्धा. व्हेन शी वेंट टू द बुद्धा, जब उन्होंने जाकर उसको ये सारी बात उसने अपने बेटे की बताई, तो उन्होंने उसको क्या बोला? उनको क्या चाहिए? मस्टर्ड सीड्स चाहिए थोड़े से. मस्टर्ड मतलब हाँ. And when the girl in a joy promised, वो भी बहुत खुश हो गई कि क्या बात कर रहे हो, सिर्फ उसकी ही बात है, मैं अभी लाकर दे देती हूँ. पर उन्होंने अपनी लाइन को कंप्लीट किया कि मस्टर्ड सीड एक ऐसे घर से लाने हैं जहां पर किसी की भी आज तक डेथ ना हुई हो. फॉर देयर पुअर कीसा गौतमी अब हर घर में गई और सब जगह जाके उसने पूछा कि प्लीज मुझे मस्टर्ड सीड दे दो. हर किसी ने बोला अलास. अलास मतलब हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो. लिविंग आर फ्यू, जीने वाले लोग कम हैं और मरने वाले लोग ज्यादा हैं. डू नॉट रिमाइंड अस, प्लीज हमें हमारे ग्रीफ के बारे में वापस याद मत दिलाओ. और देयर वाज नो हाउस जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो. कीसा गौतमी अब बहुत थक चुकी है सब जगह घूम घूम कर. फाइनली वो एक जगह आकर बैठ जाती है. वहां पर वो देखती है सिटी लाइट्स कंटिन्यूअसली फ्लिकर हो रही हैं. फ्लिकर मतलब जल रही हैं, बुझ रही हैं, जल रही हैं, बुझ रही हैं. और फाइनली जाकर वो पूरी तरीके से बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई. फिर उसने देखा हर तरफ सिर्फ और सिर्फ किस चीज का रूल हो रहा है? डार्कनेस का रूल हो रहा है. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन. तब उसको इंसानों की किस्मत समझ में आई कि हम लोगों की लाइफ भी फ्लिकर अप होती है और फाइनली एंड में जाकर एक्सटिंग्विश हो जाती है. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी मेरे ग्रीफ में. ऑफ कोर्स क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज है विच इज कॉमन टू ऑल. फिर भी ये जो वैली है डेसोलेशन की, जहां पर दुख ही दुख है, देयर इज पाथ दैट लीड हिम टू इमॉर्टलिटी.
Who has surrendered all selfishness? अगर आपने अपने अंदर से हर सेल्फिशनेस को बाहर निकाल दिया तो आप इमॉर्टलिटी के पाथ पे चल सकते हो. डेथ तो तब भी आएगी, पर इमॉर्टल का मतलब वो मेंटली उस पे बोला जा रहा है. बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड. मॉर्टल्स कौन है? ह्यूमंस. ह्यूमंस की लाइफ इस जिंदगी में कैसी है? परेशानियों से भरी है और ब्रीफ है एंड कंबाइंड विथ पेन. For there is not any means by which those who have been born can avoid dying. ऐसा कोई नहीं है जिसका बर्थ हुआ हो और वो मरने से बच पाए या भाग पाए. Reaching old age, there is death. क्योंकि अगर आप ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं तो उसके बाद आपको डेथ तो मिलेगी ही मिलेगी. Of such a nature are living beings. ऐसा ही नेचर है इंसानों का. As ripe fruits are ready to be in danger of falling. पके हुए फ्रूट पेड़ पर से जल्दी गिर जाते हैं, ना कि कच्चे फ्रूट जल्दी गिरते हैं, राइट? सो मॉर्टल्स को भी पता होता है जब उनका बर्थ होता है दैट दे आर इन डेंजर ऑफ डेथ. जैसे कि हर एक अर्थन वेसल बनाने वाले पॉटर को, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पॉटर को पता होता है कि इस बर्तन का जिस भी दिन अंत होगा, जिस भी दिन एंड होगा, वो कैसे होगा? टूट कर होगा, वो खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा. वैसे ही जिंदगी है मॉर्टल्स की, चाहे वो यंग हो चाहे वो एडल्ट हो, बोथ, चाहे वो फूल हो या फिर वो कोई बहुत ही वाइस इंसान हो, हर किसी की एक दिन डेथ तो होनी ही है. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, पर अगर आपने ओवरकम कर लिया, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन सेव देयर रिलेशन. कोई भी दोस्त अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव आपको नहीं बचा सकता. सो द पॉइंट इज कि आपको कभी भी अगर लाइफ में ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाए तो उस टाइम पर यू शुड फील स्ट्रॉन्ग, राइट? बोलना ये चाह रहे हैं ऑन लिमेंटिंग डीपली. अगर आप रोना धोना करेंगे, आप उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रबल पहुंचेगा? आपको खुद को. Mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. जब जाना है तो जैसे एक ऑक्स को ले जाया जाता है स्लॉटर के पास, वैसे ही आपको भी एक दिन ले जाया जाएगा. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve. इसलिए जो समझदार लोग हैं वो रोते धोते नहीं हैं, knowing the terms of the world. Not from weeping nor from grieving. ना ही दुख जताने से ना ही रोने से आपका कोई भी क्लोज्ड वन वापस आ सकता है. सो obtain peace of mind, ना ही आपको उससे शांति मिलेगी, बल्कि क्या होगा? आपका पेन और बढ़ जाएगा. इट विल बी ग्रेटर, और आपकी बॉडी ही सफर करेगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, याद है? जब हम पेरेंट्स से गुस्सा हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो क्या होता है? तुम्हें भूख लगती है, उनका तो क्या जा रहा है, राइट? पर फिर भी वो हम पर दया कर देते हैं और हमें बोलते हैं खा ले बेटा खा ले, क्योंकि वो पेरेंट्स है, बाकी तो दुनिया वो भी नहीं करती. ठीक है? सो डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. तो डेड को आप कभी भी अपने सफरिंग से, अपनी प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते हो. He who has drawn out the arrow and has become composed, वो इंसान जो इस चीज को अच्छे से समझ चुका है, कंपोज हो चुका है, will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. आ गया समझ में? पक्का? इसको एक बार रीड कर लीजिए. गौतम बुद्धा टीचिंग एट बनारस. सबसे पहले स्टार्ट ऐसे ही हुआ है. स्टोरी बताई गई है कीसा गौतमी की. वो मेडिसिन के लिए हर जगह गई. बुद्धा ने उसको बोला कि या तो मस्टर्ड सीड लेकर आओ, और वो भी ऐसे घर से जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो. तब जाके उसको समझ में आया ट्रूथ ऑफ लाइफ. डेथ यूनिवर्सल है और कोई उससे भाग नहीं सकता है. लाइफ पूरी सफरिंग से भरी हुई है, डेथ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है. एक्सेप्ट कर लोगे तो क्या मिलेगा? पीस मिलेगा. अटैचमेंट होने से क्या होगा? सॉरो होगा. विजडम क्या लेकर आती है? ओवरकम करती है सफरिंग को.
लाइफ एंड डेथ के बारे में समझाया गया है। काफी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं थीम्स ऑफ द लेसन, ठीक है, थीम्स पे थोड़ा ध्यान रखना। क्या थीम बताई गई है? लाइफ और डेथ को समझाया है, सफरिंग और डिटैचमेंट की बात करी है, विजडम और एनलाइटनमेंट की बात करी है, रियलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्लियर? बाद में जाके आप इन पेजेस के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा हेल्प इन्हीं से मिलेगी। ट्रू और फॉल्स बताइए। कीसा गौतमी सन वाज सिक। Buddha promised to the child back to life. Buddha promised to bring the child back to life. Kisa Gautami found a house where no one had died. Death is common to all living beings. Buddha taught that attachment causes sorrow. True? Kisa Gautami was a wealthy queen. Buddha asked Kisa Gautami to bring mustard seed. Mustard seed had to come from a house without death. True? Kisa Gautami went from house to house. People made fun of Kisa Gautami's suffering. Buddha wanted Kisa Gautami to realize the truth. Yes or no? Yes. Sermon teaches that life is permanent. Kisa Gautami finally understood that death is inevitable. Buddha showed kindness and compassion to Kisa Gautami, and acceptance of reality brings peace. Who was Kisa Gautami? A, B, C, D. Grieving mother. What do you mean by grieve? Full of sorrow. Where did Buddha give the sermon? What did Kisa Gautami carry in her arms? Buddha asked Kisa Gautami to bring. From which house should the mustard seed come? Why did Kisa Gautami go to Buddha? दूसरा भी हो सकता है बेटा. What did the mustard seed symbolize? What did Kisa Gautami realize after visiting many houses? Sachin, C बोलो बेटा. नहीं बोलो ना. Right? What is the main theme of the lesson? According to Buddha, what causes human suffering? Attachment. आ गया समझ में अच्छे से? आगे बढ़े? चलिए, let's start with the new poem and the name is Fog. Fog is very small poem. Of course, याद है कितनी सी poem है? कितने lines की है? Only 5 lines, I think. Fog is very small poem written by Carl Sandburg. इन्होंने बताया है कि कैसे fog किसी भी city में arrive करता है and sits at the harbor. Harbor means port. He has very beautifully compared it to a cat. Poem में basically metaphor का use हुआ है. किसका use हुआ है? और metaphor मतलब comparison between, यहाँ पर किस किस चीज का comparison है? Fog and cat का. अमेरिकन पोइट हैं, राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं. कब के पोइट हैं ये? 20th सेंचुरी के. जाना जाता है इनको सिंपल लैंग्वेज के लिए, फ्री वर्ड्स पोइट्री लिखने के लिए, नो स्ट्रिक्ट राइम स्कीम. कोई राइम स्कीम का ज्यादा इनके में पॉइंट नहीं होता है. इनका राइटिंग स्टाइल सिंपल है, एवरीडे इमेजेस के बारे में लिखते हैं जो भी हम रोज देखते हैं. डीप मीनिंग इन फ्यू वर्ड्स. ऐसा ही है इस पोएम में भी. छोटी सी पोएम है बट बताया बहुत कुछ गया है. Loved writing about common life and nature. चाहे वो सिटी लाइफ हो, लोग हो या फिर नेचुरल सीन्स हो. Special feature of the poem, fog is compared to a cat and uses a strong extended metaphor. Theme क्या use करी गई है? Nature, silence, simplicity and mystery. Powerful things can be quiet.
Beauty lies in simplicity. And nature moves gently, not violently. अब fog है, क्या वो एकदम ढोल नगाड़े बजा के आता है? नहीं. It comes silently. Powerful things can be white. Fog इतना powerful है कि कई बार इतना ज्यादा fog हो जाता है कि यहाँ पे खड़ा हुआ इंसान वहां तक नहीं देख पा रहा है. तो it is so powerful, but still it comes very quietly. इम्पैक्ट क्या है रीडर्स के ऊपर? ये इजी बना देता है अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों को. विजुअली इमेजिनेटिव, ऑफ कोर्स. एनकरेजेस एप्रिसिएशन ऑफ नेचर. एनी डाउट टिल हियर? स्टार्ट करें. 6 lines. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and cities on silent haunches and then moves on. Harbor का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, seaport. Haunches का मतलब थाइज और नीज के लिए सपोर्ट पे आप बैठ जाते हैं ना, उसी को बोला जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. जो फॉग है वो भी बिल्कुल कैट की तरह, एकदम जैसे कैट दबे पाव आपके घर में एंट्री करती है, आपको पता भी नहीं चलता. वो बैठ जाती है, चीजों को ऑब्जर्व करती है, उसको जो चाहिए वो लेकर वहां से फटाफट से चली जाती है. फॉग भी बिल्कुल ऐसा ही है. फॉग भी जब आता है बिल्कुल साइलेंट हॉन्चेस, मतलब एकदम साइलेंटली आता है, सिटी के अंदर एंटर करता है, थोड़ी देर तक वहां रुकता है और फिर वहां से चला जाता है. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. यहां पर वैसे बताया गया है कैट के लिए कि इट सिट्स, बैठ जाता है. कौन बैठ जाता है? कैट बैठ जाती है या बैठ जाता है, व्हाटएवर इट इज. वो वहां बैठ जाता है, देखता रहता है पोर्ट के ऊपर हर किसी चीज को. वैसे ही उसको कंपेयर किया गया है किससे? फॉग से, कि कैसे फॉग भी धीरे धीरे आता है, पूरे हार्बर को, पूरी सिटी को वो कवर कर लेता है और फिर धीरे धीरे वैनिश होने लग जाता है. एंड देन मूव्स ऑन. मूव्स ऑन मतलब हाँ, डिमिनिशेस स्लोली. एनी डाउट टिल हियर? आगे समझ में? इतनी ही पोएम है. कुछ पूछना है? यू कैन आस्क एनीथिंग. नो वन? चलिए, इसमें लिटरेरी डिवाइस रह गए थे ना आपने. सब पढ़ लो. चलो, सबसे पहले तो क्या यूज हो रहा है? ऑफ कोर्स मेटाफर यूज हो रहा है. एन्चैंटमेंट कहाँ यूज हो रहा है? फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सब में क्या यूज हो रहा है? एन्चैंटमेंट. उसके अलावा और क्या है? नहीं, इमेजरी यूज हो रही है. Something which is written to make you imagine, to make you understand better, right? Anything else? पक्का? जब राइम स्कीम नहीं होती है तो क्या होता है? फ्री वर्ड्स यूज हो रहा है क्योंकि राइम स्कीम नहीं थी. इसको पढ़ लीजिए, क्या बताया गया है? फॉग अराइव्स क्वाइटली विदाउट एनी नॉइज, नो वार्निंग. फॉग को कंपेयर किया है कैट से. इट इज यूज्ड एज अ मेटाफर. Moves softly on little cat feet का क्या मतलब है? साइलेंट एंड जेंटल मूवमेंट्स दिखाए गए हैं. Sits over the city and harbor का मतलब है it covers everything slowly. कैट तो आकर बैठ जाती है पर फॉग वहां को कवर कर रहा है. तो ये सिट्स का मतलब कवर करना है, ये याद रखना. Pauses and watches silently. कुछ देर रुकता है, पॉज करता है एंड देन goes back. हमारे यहाँ भी बहुत ठंड चल रही है, राइट? सुबह सुबह आपने देखा मौसम अभी कैसा है? एकदम फॉगी है. पर क्या अभी भी ऐसा ही है? नहीं है ना. तो इट goes over time. Fog leaves quietly. कोई disappearance, मतलब कोई appearance उसका नहीं होता है. Slowly and gradually, no sudden disappearance. एकदम गायब नहीं होता, धीरे 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 कम हो जाता है. सेंट्रल मैसेज यही बताया गया है. नेचर मूव साइलेंटली एंड जेंटली. पावरफुल थिंग्स नीड टू बी लाउड. ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी. नेचर, साइलेंस और मिस्ट्री के ऊपर बात करी गई है. द फॉग कम्स सडनली. फॉग कम्स सडनली. कौन बोला? Fog is compared to a dog. Fog sits quietly like a cat.
Poem has a regular rhyme scheme. Fog stays for a long time. Poet describes the fog using personification. Fog looks at the city silently. Poem describes a stormy scene. Fog leaves on its own. Fog is very long. Poem fog compares to a बी ही तो करा है. Fog comes silently. Where does the fog sit? Fog looks at the city on. The fog then moves on. Poet uses which literary device? Mood of the poem is fog stays for a poem has, it is written in free verse. The main theme of the poem is Pakka? Who is the poet? Which of the following adjectives complete the sentence? Don't let the cat out of the. सचिन तो बेल से बाहर निकाल रहा है उसको. Complete the sentence. Mind your own business. Curiosity dashed the cat. Killed the cat. क्या हुआ? क्या बोल रहा है? Sachin? Saying something? Okay, thank you so much everybody. That's it for today.